चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक बच्चों एंड अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी स्टोरी का अगला पार्ट। स्टोरी में कहां थे आप लोग, याद है क्या? स्टोरी में चलते रहो बेटे। ए हीरो, अरे इधर सामने देख ले, किसको किसको देखना है तुझे? हाँ, टीवी देख रहा है, मेरे को देख लेना। ओके चलो सो अभी हम लोग जो है स्टोरी में किधर थे? हम लोग आए और हम लोग ने सबसे पहले डेफिनेशन देगा। डेफिनेशन के बाद उसमें बोला कि तेरे को ओपिनियन देना है। तो हमने पूछा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेने का और कम्युनिकेट करके रिपोर्ट देने का। किसको देने का? यूजर्स को, अलग अलग यूजर्स और उनके यूजेस। मामला काफी गंभीर है, काफी सेंसिटिव है, तो इसीलिए दोस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। वो मिसलीड ना करे इसके लिए हमने क्या क्या करना चाहिए भाई? अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय, बराबर, इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, देयर शुड बी नो ओमिशन, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। उस अकाउंट्स में जो अमाउंट है दे शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड एंड इट शुड गिव ट्रू एंड। मतलब ये 5 मिनट की बात है, पिछले 2 घंटे पर हम लोग उसको गा रहे थे। सर पहले इतना सिंपल बोल देते। हाँ सर, ऐसा लगता है वो, बिकॉज वो प्राइमा फेसी आपको अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई है। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक पे। सो अब ये समझ में आ गया कि इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ठीक है ना बच्चों? तो ये एक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, है ना? फिर ये ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन और ये यूजर्स वाला क्वेश्चन। तो ऐसे हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी हमने उसको नोट भी कर लिया, हमने उसको पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया क्लास में 2 ही बार। और आपको इतना वो याद भी आ रहा है क्या वो ऐसे विथ ऑल द टेक्निकल टर्म्स, व्हाट टू राइट, एवरीथिंग बेस्ट। अभी अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज what is the scope of audit, because this is what the chapter name is, right? Nature, objective and scope of audit। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? स्कोप ऑफ ऑडिट। अब मुझे ये सब काम करना है, ये समझ में आ गया, बराबर है? अब ध्यान से सुनो जरा, मेरे पास ध्यान देने का। अभी क्या हुआ, मेरे को ऑडिट का डेफिनेशन समझ में आ गया, ऑडिट क्या है मेरे को समझ में आ गया। मेरा काम कौन कौन यूज करता है क्या मेरे को यह भी समझ में आ गया? यस सर। तो आई नो whom आई एम आई रिस्पॉन्सिबल टू। उसके बाद मैंने वो ध्यान रखना चाहिए कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। बोलो यस और नो। तो अब ये मिसलीड ना करे इसके लिए ये देखना है, ये हमने पढ़ लिया, बट एग्जैक्टली उसमें मैंने क्या क्या कवर करना चाहिए इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। समझा क्या बात को? मेरे को मालूम है कि एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, अरे बट उसमें क्या देखूं मैं? सो व्हाट इज द स्कोप, इसके बारे में बात हो रही, समझ में आएगा आपको? सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट। आपको मिला क्या बुक में क्वेश्चन? छोटा क्वेश्चन दिख रहा है या ऐसा लेंदी है, क्या है? मतलब बहुत कंटेंट है क्या उसके अंदर? तो उसके अंदर अभी 2 टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, अपने आप को दिखेगा। नंबर 1, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। समझा? तो ऐसा अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। इजी, स्टेप बाय स्टेप लग रहा है इजी? यस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो क्या कहता है यहां पे कि द ऑडिट का स्कोप जो है, क्या अपने कवरेज क्षेत्र में क्या क्या आता है, what all things are covered। तो वो कहता है it should cover all the aspects relevant to financial statements और financial reporting। बुक में देखना है आपको, cover all the aspects relevant to
फाइनेंशियल क्या लिखा है? स्टेटमेंट्स। चलो अभी बच्चा अभी सीरियस हो जाओ, वरना क्या है सर डांटेंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। ए सर दे उसको फटके। हाँ ऐसा अभी मैंने क्या बोला? पढ़ाई के समय पे पढ़ाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आपको समझा गया पिछले 2 घंटे में इतना अपन प्रवचन करे थे, 5 मिनट में आज आपको रिकॉल हो गया एंड यू आर एबल टू स्पीक, दैट इज द अचीवमेंट। इट इज जस्ट बिकॉज आप पेशेंटली से सुनते रहो, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है ना, आप समझते जाओ बस। सो क्या कहता है? वी हैव टू कवर व्हाट? ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं जब ऑडिट कर रहा हूं तो आपको इतना पता है कि हमारे बेसिक डिस्कशन से कि ऑडिट होता किस पे है? हाँ, इट इज ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब उसमें एकदम सिंपल, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। वो बोल रहे मैंने क्या क्या कवर करना चाहिए, व्हाट इज द स्कोप। तो वो बोल रहा भाई जितना भी जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है वो सब कवर कर लो। अब ये एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट्स मतलब अपन क्या बोल रहे हैं? सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑल द एरियाज। सारे एरियाज जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं आप सबको कवर कर लो। सर मतलब क्या है? भाई तू सेल्स देख ले, परचेसिस देख ले, स्टॉक देख ले, एक्सपेंसेस देख ले, वेजेस देख ले, इन्वेस्टमेंट्स देख ले, डेटर्स सब देख ले ना भाई, विच इज रेलेवेंट टू व्हाट? फाइनेंशियल। यही तक नहीं रुकते, जो भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स करना है वो भी देख ले, बराबर है कि नहीं। तो आप जब ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, समझ में आया, तो यू शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? मतलब एकदम सिंपल है, तुम ऑडिटर हो, ये इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अज्यूम कर रहे हो ना, ये फाइनेंशियल, इसका ऑडिट कर रहा हूं, तो इसमें क्या सिलेक्टिव चीज देखो या सारी चीजें देखो? खत्म हो गई बात, ऑल द एस्पेक्ट्स। डिफिकल्ट है कुछ नहीं, इतना इजी करके पढ़ना है, कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके सर, मैंने कहा चलो ऑल द एस्पेक्ट्स देखूंगा। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया क्या? बोलो हाँ या ना। अब इसमें वो क्या बोलता है कि बट जब ये सारे एस्पेक्ट्स जब आप देखोगे ना, जब ये सारे एस्पेक्ट्स आप देखोगे तो उसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उन एरियाज के अंदर जो क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। अब देखोगे पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ऐसे पढ़ना है भाई, तुम मेरे टैलेंट को आज देखोगे तुम मजा आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन, दोनों में लिखा है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 3 और 4 समझ में आ गया। देखो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं? व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप इज खत्म, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। सो उस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले एरियाज में जो भी इंफॉर्मेशन है, अपने को उसके अंदर मात्र 2 बातें देखनी है। नंबर 1 कि वो जो इंफॉर्मेशन है, चलो बोलो कि वो कैसी होनी चाहिए? वो रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, हम उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि हमारा सेल्स 10 लाख का हुआ है, तो मैं उस पर भरोसा रखना चाहिए कि 10 लाख का वाकई में हुआ है ना। अब बोल रहे हो कैश इन हैंड एज ऑन 31 ऑफ मार्च हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो वाकई में कैश इन हैंड उस दिन 10 लाख होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो हमारा इन्वेंट्री, हमारा इन्वेस्टमेंट्स इतना एक्स अमाउंट है, वाई अमाउंट है, भाई वाकई में वो उतना होना चाहिए। बताओ इसमें क्या गलत है? बताओ, सही है ना एकदम। सो अपन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द स्कोप ऑफ माई ऑडिट? तो आई विल कम एंड आई विल चेक ऑल द एरियाज। ने बात खत्म हो गई। अरे बोलो बच्चों, आई विल कम एंड आई विल चेक व्हाट? ऑल द एरियाज। खत्म हो गई बात। एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इन ऑल दैट एरियाज, ऑल द एस्पेक्ट्स, I will see that that information is reliable and sufficient. समझ में आया क्या आपको? बात यही नहीं खत्म होती। अपन क्या कहेंगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है, जैसे अपन ने ऊपर भी देखा था, it should be what? That information should be what?
प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। तो आपको समझ में आया कि दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। कितना इजी लग रहा है ना ये चार्ट से हम लोग पढ़ते हैं तो। समझ में आया आपको? अभी ये आपको समझ में आया क्या? सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भरोसेमंद होनी चाहिए और बराबर से डिस्क्लोज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन रिलायबल, प्रॉपरली डिस्क्लोज, यही तो चाहिए हम लोग को। जो भी इसके अंदर है वो बराबर होना चाहिए और बराबर से डिस्क्लोज भी करना चाहिए। समझा क्या बात को? ओके। अब ये तो बहुत आसान था, बट अभी क्या है ना, अपने को स्कोप ऑफ ऑडिट की जब बात कर रहे हैं तो इसके नीचे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? इसके नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या आपको? अब यहां पे जो वो पॉइंट्स है ना, वो क्या है मालूम है क्या आपको? हाउ आर वी गोइंग टू अचीव दैट? नहीं मेरे को मैं वो क्या बोला है, जाके देखने का वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है करने। मैं बोला हाँ देखता हूं। मैं गया पे, कैसे देखने का उतने मालूम? वो मालूम कि रिलायबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए, कैसे देखूं उसको? भाई उसके बारे में ज्ञान देना। हाँ रुक जा, दे रहा हूं। समझा क्या है अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर की इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए, बट वो सफिशिएंट रिलायबल है या नहीं वो कैसे देखूं? वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है या नहीं कैसे देखूं? उसके बारे में उन 2 पॉइंट्स के नीचे ज्ञान दिया हुआ है। समझा क्या? ये समझ लिया, आपका वो हाफ पेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इट इज दैट इजी। ऑडिट आपको लग रहा है क्या इजी है क्या? बस आपको इतना है कि सर डे एंड पे हम लोग थक रहे हैं, इसके लिए ऐसा हो रहा है, बट इट इज अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज इन योर माइंड। इफ यू थिंक, मतलब आज सुबह अगर आप उठोगे बोलोगे मैं थक गया हूं ना, तो खत्म, यू आर टायर्ड। बट इफ यू पुश योर सेल्फ ना, तो यू कैन डू इट। अगर सोचो मैं अपने आप पे तरस खाऊं, I am also tired. From morning I'm shouting on top of my voice, standing and speaking. I am also tired. I am also going. तुम बोलोगे जाओ सर जाओ, फिर अपना क्या होगा? अपना नुकसान होगा। बराबर है कि नहीं? It's all in mind. If you push yourself ना, कर सकते हो ऐसा। So reliable and sufficient है, तो कैसे देखेंगे reliable and sufficient? तो इसका पहला पॉइंट, so हम लोग क्या करेंगे? We will check simply, बोलो क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। समझा क्या बात को? भाई कुछ अलग नहीं लिखा, वही लिखा है अलग तरीके से। वी विल चेक व्हाट, वी विल कंपेयर इट विथ व्हाट? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। इसका मतलब क्या? देखो अभी जैसे अपन ने क्या बोला, एक ट्रांजैक्शन है, बराबर है। इस ट्रांजैक्शन का कुछ क्या होगा, मान लो कोई एक इनवॉइस होगा, बोलो हाँ या ना। इसके बेसिस पे आपने क्या करी होगी? एंट्री करी होगी। इस एंट्री के बेसिस पे आपने क्या करा होगा? लेजर पोस्टिंग। इसके बेसिस पे आपने क्या करा होगा? ट्रायल बैलेंस। और ये सब को ध्यान में रखते हुए आपने क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर है कि नहीं? अब एकदम सिंपल रखते हैं बात को, ठीक है? लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट। मुझे बताओ, जो इसके अंदर दिख रहा है क्या वही इसके अंदर दिखना चाहिए क्या? अगर तुमने 10 लाख की सेल्स की एंट्रीज पास करी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स कितना दिखना चाहिए? तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए? इन अग्रीमेंट होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो बस वही कंपेयर करने का है, और अगर वो कंपेयर करके दोनों मैच हो गया, बताओ क्या होगा इसका नतीजा? हाँ, हम भरोसा रख सकते हैं। देन वील से ना इट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, कि उसका बिल भी है, बराबर है, सब कुछ एविडेंस है, दोनों मैच भी करता है, तो इट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो समझा क्या बात को? तो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा, इसको चेक कर डाला, लाइव झिंगा लाला। बराबर एकदम, यस।
अभी ये तो अपन चेक कर लेंगे, ये पॉइंट समझा गया आपको? ऐसा समझा तो ये जो मैंने अभी कचरा बनाया, तुम ऐसा मस्त सर बोल रहे मजा आ रहा है बहुत भिड़ू बधाई, अरे भाई लिखो, ये जो बता रहा हूं ना सोर्स डेटा रिकॉर्ड्स, ये आपने देखना है लिखना है, इट इज इन अग्रीमेंट, तब जाके आपको बाद में याद रहेगा दोस्त। नहीं तो आपको बुक में बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको अंडरलाइन दिखेगा ना, घर जाके ब्लैंक रहोगे सर ने क्या बोला था, एंड देन देयर विल बी नीड ऑफ सर मैराथन लो, रिवीजन लो, फिर से वही एग्जांपल दो, यू विल बी वेस्टिंग डबल द टाइम। उस टाइम में आप जहां मैराथन के जगह अगर अभी से अच्छे से पढ़ोगे तो उस टाइम में आप पास्ट एग्जाम पेपर्स, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, ये एडिशनल काम कर सकते हो, दैट विल इंक्रीज योर पासिंग मार्क्स। लास्ट मिनट तक भी अगर आप कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करते रहोगे ना, इट विल जस्ट गिव यू बेयर मिनिमम पासिंग मार्क्स। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ भी ऐसा ज्ञान दूंगा, है ना? द सेम सब्जेक्ट आई एम टीचिंग फ्रॉम 12 years, सो आई वेरी वेल नो कि क्या करना चाहिए आपने, ठीक है ना? यस, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसी के साथ वो क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट, बस वो मैच करके बात खत्म नहीं होती, उसी के साथ साथ वो क्या कहता है, व्हाट यू डू इज यू स्टडी एंड इवैल्यूएट, है असेसमेंट, स्टडी एंड असेस ऑफ व्हाट। अभी उसके अंदर वो बात क्या करता है, तो वो कहता है स्टडी एंड इवैल्यूएट एंड असेस, क्या कहता है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। रुक अच्छे से लिखता हूं, स्टडी एंड असेस अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ऐसा लिखा है क्या? एंड प्लस वो क्या बोलता है, और कोई दूसरा वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स आपको करने का है वो करो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, मतलब अदर वेरिफिकेशन, क्या क्या लिखा है वहां पे? कैरी आउट, चलो कैरी आउट पूरा लिखेंगे अपन, कैरी आउट टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर प्रोसीजर्स। चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी वो क्या बोलता है, सोर्स डेटा और उसको तो चेक कर लो, उसके अलावा वो क्या बोलता है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करो। किसको चेक करो? अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरा किसको? इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। मैंने क्या कहा, हर एक वर्ड के पीछे अगर अभी मैं डिस्कस नहीं करता ना, हाँ सर अकाउंटिंग सिस्टम चेक करेगा, हाँ भाई इंटरनल कंट्रोल यस यस करेंगे सर। आई व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम? हाथ ऊपर करके बोलो। डबल एंट्री सिस्टम इज व्हाट अकाउंटिंग सिस्टम। प्रथमेश मत कर ऐसे, तू कंट्रोल इज डबल एंट्री, ऐसा इज इट अकाउंटिंग सिस्टम? नो। व्हाट ऑडिट ट्रेल? ऑडिट ट्रेल इज नॉट अकाउंटिंग सिस्टम। हाथ ऊपर करके जवाब दो बे। फाउंडेशन पास हुए ना तुम लोग, बीकॉम पास करे ना तुम लोग। इन व्हाट मैनर दे आर रिकॉर्डिंग? व्हाट मैनर? Schedule 3 is financial reporting framework. Here you have to give the answer. Accounting system is a system. दिल को छू गई ये बात ईशा। कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम, नो। अकाउंटिंग पॉलिसी, नो। क्रोनोलॉजी ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट इज क्रोनोलॉजी? फिर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, व्हाट इज इट? एक्सप्लेन इन डिटेल। रुको दीदी बोल रही है ना।
नाम क्या बेटा आपका? हाँ, मिशकत, करेक्ट है, वेरी गुड। कितनी होशियार हो बेटा। फाउंडेशन से हो क्या डायरेक्ट एंट्री से हो? डायरेक्ट एंट्री। सालो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिशकत बैठ जाओ बेटा। अबे सालो फाउंडेशन में पढ़ते ना? नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग। पता है तो बोलने का क्या पता है? दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अरे ये फाउंडेशन अकाउंट्स में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है उसका ज्ञान दिया है आपको। सर छोड़ो ना, फाउंडेशन खत्म हो गया, कहां आप भी ऐसा दिल पे बात ले रहे हो। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, ये नोट्स में उधर लिख के रखना है छुप छुप के। अकाउंटिंग सिस्टम इज इक्वल टू, ऊपर नीचे कहां जगह हो वहां पे जगह नहीं है, स्टिक नोट लगा के। ऐसा मत बोलना अब मेरे को मालूम है अकाउंटिंग सिस्टम, अब लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखने का। समझ में आया आपको? सो व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, बराबर के नहीं? तो इसको आप सब याद आ रहा, आप सब बोलेंगे आज अभी। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग सिस्टम। अब अपने को क्या करना है, आप समझने की कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अब अपने को फोकस करना है कि इनका अकाउंटिंग सिस्टम बराबर से है या नहीं। क्योंकि कभी कभी, सुनो ना, मैं बोलूं क्या? मैं देखो बहुत अच्छा बोल रहा हूं मैं। तो उसमें क्या होता है ना, क्या कभी कभी रिकॉर्डिंग में गलती हो सकती है, क्लासिफाइंग में गलती हो सकती है, रिपोर्टिंग में गलती, मतलब उस पूरे अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी एलिमेंट में क्या हो सकता है? गलती हो सकती है। तो अगर उसमें रिकॉर्डिंग में या समराइजिंग में या क्लासिफाइंग में या रिपोर्टिंग में अगर गलती हो गई तो मुझे बताओ क्या वो रिलायबल एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको स्टडी एंड असेस करना पड़ेगा उस अकाउंटिंग सिस्टम को कि वो बराबर है या नहीं। फिर उसी के साथ साथ, अब समझ में आया क्या? डबल एंट्री, कैश, मर्केंटाइल, अकाउंटिंग पॉलिसी, न जाने क्या क्या बोले जा रहे, मजा ही आ रहा है सर। नसीब एक नहीं बोला कि सर सब मिला के अकाउंटिंग सिस्टम बनता है। थैंक गॉड। तो आर वी गुड? हाँ, सिस्टम सिस्टम करते रहो, हैंग हो गया ना सिस्टम। हाँ? फिर अभी क्या सिस्टम आगे बढ़ सकते हैं यहां से? तो दैट इज वन अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल। अब देखो इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है? बेसिकली इंटरनल कंट्रोल मतलब कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा काम हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑथराइजेशंस या परमिशंस देगा, दैट इज एन इंटरनल कंट्रोल। समझा क्या बात को? कि अगर कुछ खर्चा करना है, मान लो एक वो अपना पेटी एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उसका एक जनरल ऑथराइजेशन, जनरल परमिशन दे रखा है कि चाय, कॉफी, पानी जो भी लाने का है भाई, पेटी जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, स्नैक्स, मतलब बार बार आपको कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सब चाय लाओ क्या, उसके लिए 2 रुपए दो, 5 रुपए दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए जनरल परमिशन दिया जाता है। बट बड़े खर्चे आपको करने, प्रिंटर खरीदना है, बराबर है कि नहीं? तो फिर ऐसे केस में क्या हो जाता है? आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। तो कब परमिशन लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये परमिशन मतलब क्या है? कंट्रोल है। समझा क्या बात को? तो हम जो भी काम करते हैं उसके लिए अगर कंट्रोल है तो हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन क्या होगी? रिलायबल है। क्योंकि अगर बड़े खर्चे ऑथराइज करे जा रहे हैं और फिर ही वो किए जा रहे हैं और फिर रिकॉर्ड हो रहे, तो अपन क्या कहेंगे? ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है। बोलो यस और नो। तो ऐसा अपने को देखने का है कि उनका अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मुझे एक बात बताओ, अगर अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल मतलब आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, एसी एंड आईसी अगर गुड बैड, दो बातें होगी ना।
ACIC, व्हाट इज AC? अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग कंट्रोल्स और इंटरनल कंट्रोल्स। तो अगर ये गुड बैड दो बातें होगी। अगर गुड है तो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, अगर बैड है तो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। तो इसीलिए अपन यहां पे उस अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को क्या कर रहे हैं? स्टडी और इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब असेस कर रहे हैं। समझा क्या बात को? बट उसको करे तो करे कैसे? तो उसको टेस्ट करो। टेस्ट करो मतलब बकायदा उसको चेक करो कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा काम हो रहा है या नहीं। समझा क्या बात को? जैसे अगर बोल रहे कि नहीं बड़े एक्सपेंसेस करने के लिए ऑथराइजेशन परमिशन लिया जाता है, जाके देखो, फिर इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, या और कुछ दूसरा काम आप कर सकते हैं वो करो, जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में इन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट प्राइमा फेसी हमको क्या समझ में आता है कि अगर अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सही है, इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तो इसीलिए वो चेक करने के लिए वी विल कैरी आउट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। क्लियर एकदम? इन बातों से ऐसा नहीं यस बोलने का, ऐसा नहीं तो वो ऐसा लग रहा है कि क्लास में गाय आ गई क्या, कैसे कर रहे हो तुम लोग ऐसे? ठीक है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? एवरीबॉडी? यस। तो हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस किधर है? इंफॉर्मेशन। चार्ट पे देखो, स्क्रीन पे चार्ट पे देखो, हमारी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल एंड सफिशिएंट। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है? फर्स्ट आपका अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा वो देखेंगे। फिर ये जिससे जनरेट होता है, मतलब क्या? अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, उसको स्टडी और असेस करेंगे। प्लस क्या करेंगे? टेस्ट, इंक्वायरी एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर। इससे क्या पता चलेगा वो इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं। वेरी गुड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी इंफॉर्मेशन वी टॉक अबाउट वेदर इट इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। सिंपल बात करते हैं, पहले आपको समझाता हूं, फिर अपन बुक में उसको पढ़ते हैं, फिर वो टॉपिक अपना क्या हो जाता है, वो हाफ पेज अपना खत्म हो जाता है। नंबर 1, लेट्स कीप इट सिंपल। जो भी हम लोग को डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं वो किसके हिसाब से करना पड़ता है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो आपको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके हिसाब से बने हैं या नहीं, और डिस्क्लोजर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है या नहीं। लॉ आपको बोलेगा ना कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करो। लॉ आपको बोलेगा डायरेक्टर्स का कितना शेयर होल्डिंग है उसको डिस्क्लोज करो, बराबर है। लॉ आपको बोलेगा, जो जो आपको लॉ बोलेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट है एकदम। कभी कभी इसी के साथ साथ डिस्क्लोजर में क्या होता है? सो देयर आर सम व्हाट जजमेंट बाय व्हाट? मैनेजमेंट। देयर आर व्हाट? डिफरेंट जजमेंट बाय मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, bad debts or doubtful debts. There is no rule of thumb to define which particular debt will be considered as good or bad, but it is based on what? Judgment of management. Useful life of an asset. Useful life of an asset. This asset, will it work for 1 month, 1 year or 10 years? It is dependent upon what? Judgment of the management. तो आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने वो जजमेंट लगाया होगा ना कि किस बेसिस पे आपने डेटर्स को गुड या बैड क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे आपने यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट क्लासिफाई किया। तो आपने वो जजमेंट्स को भी क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। समझ में आएगा आपको? क्योंकि यूजर्स को तभी तो समझ में आएगा ना, बराबर है कि नहीं। एंड उसी के साथ साथ वो क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या करता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज भी मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? भाई ये क्या क्या पूछता है यार, मैं बता रहा हूं, मेरे को हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने कभी घमंड नहीं किया। आप बताओ। ना ओवर एक्टिंग नहीं। नागपुर खड़े हो, बहुत तालियां बजाना, खड़े हो, बोल अकाउंटिंग
तू भी नागपुर का है क्या? बट तू नागपुर का है क्या? फिर मैंने नागपुर को बोला ना, तू कहाँ हर्ष, बैठ ना, तेरा नाम मालूम मेरे को। हाँ बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो क्या हुआ? डायरेक्ट एंट्री है तो क्या हुआ? इधर मिशकत, हाँ मिशकत ने बोला ना साले, तू बोल। हाँ तू भी होशियार है, तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर। नहीं, नो, एनीबॉडी सिट डाउन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी, बोलो। हाँ सबको फॉलो करने पड़ते हैं पर पॉलिसीज डिफर करती है कंपनी को। मैं तो प्रिंसिपल सबको फॉलो करने पड़ते हैं। एंड पॉलिसी हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। नहीं रे, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस। अरे भाई मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग इतना फाउंडेशन पास हो गए, कुछ बच्चे इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स पढ़ के आ गए, एंड बेसिक। मैं सुनो मेरी बात को, मैं हर एक वर्ड के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। बी रेडी फॉर दैट। एंड डू यू वांट टू दिस टू हैपन? सीए बन जाओगे और आपको क्लाइंट पूछेगा सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या अंतर है? मालूम नहीं भाई, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया हमको। ऐसा मत करो रे भैया। 300 प्लस किसको आया फाउंडेशन में? जरा हाथ ऊपर करो, है क्या इधर कोई? कैसे आया तेरे को? बोल, कैसे आया तेरे को? मालूम नहीं? प्रिंसिपल पॉलिसी इधर अलग चालू हो गया, अक्रूवल बिक्रूवल। अरे नॉनसेंस। प्रिंसिपल्स आर गिवन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट वी सिलेक्ट बिकम्स आवर पॉलिसी। जैसे WDV, SLM, ये सब क्या है? सिंकिंग फंड। ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग प्रिंसिपल्स है। फीफो, लीफो, वैक, ये सब के सिंपल एवरेज, ये क्या है? प्रिंसिपल्स है। ऑफ दोज प्रिंसिपल्स what we accept, we adopt, we follow becomes our policy। क्या कर रहे हो? इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, what is the name of that account? कम से कम इतना तो मालूम है, AS1 का नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसी। पॉलिसी, बिकॉज प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, बराबर है कि नहीं? बट ऑफ दोज डिफरेंट प्रिंसिपल्स व्हाट यू अडॉप्ट बिकम्स योर पॉलिसी। So users of financial statements should know what policy is the company is following। समझा क्या बात को? क्या कर रहे हैं भाई? समझा क्या? इसीलिए ऐसा पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया फिर तो इधर यहां पे क्या कहते हैं? इसीलिए डिस्क्लोजर क्या करना चाहिए अपन ने कि द सिलेक्शन तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी का किया है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड सिर्फ सिलेक्शन नहीं, अपन ने उसका क्या करना चाहिए? देयर शुड बी व्हाट? कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्योंकि वो भी एक क्या है अपना फंडामेंटल अजम्पशन है ना अपना, कंसिस्टेंसी, कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट करोगे आपको उसे कंसिस्टेंटली क्या करना है? फॉलो करना है। ये फंडामेंटल 3 फंडामेंटल अजम्पशंस तो मालूम है क्या? ये बोलो मत, डायरेक्ट एंट्री या फाउंडेशन 11th या 12th में पढ़ाया जाता है। ये फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब बचपन में होता है। ये बेसिक नॉलेज कभी मत भूलना। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, अभी भी ध्यान में रखना, फाउंडेशन बीकॉम का नॉलेज इंटर में काम में आएगा, मतलब आएगा। फाउंडेशन इंटर दोनों का नॉलेज मिला के आपको फाइनल में काम में आएगा, ये ध्यान में रखना। गुड, तो ये सब आपको समझ में आया? तो इतना देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि प्रॉपरली डिस्क्लोजर है या नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। देखो अगर ये सब आपको पहले से पता होता तो इतना टाइम नहीं लगता इसको बताने के लिए, बट डिस्कशन मेरे को कहां करना पड़ रहा है? ऑडिट का नहीं,
आपको उसका वर्ड समझाने के लिए, बट फायदा क्या होता है, अब आपको ध्यान में रहेगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर किसके हिसाब से, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नंबर 2 जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एग्जाम्पल लिखे गया उसके आपने, डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, बैड डेट्स, करेक्ट है। एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। तो ये जब हम लोग देखेंगे ना बच्चा, तो ये हमारा ऑडिट का स्कोप है, इतना अपने को काम करने का है। जम गया क्या बात? यस सर। तो आते इधर बुक में, किधर है अपन, हेडिंग नंबर 4, स्कोप ऑफ ऑडिट। जम रहा है क्या? अच्छे से रीड करेंगे। व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर 1, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। हेडिंग को सिर्फ हाईलाइट करेंगे। क्या करा आपने? ऑलरेडी कर दिया हमने सब। भरोसा मानो, मैं आपके साथ रीड करूंगा। मैं पहले चाहता हूं कि हम लोग आपसी बुक में रीड करें, मेरे साथ जो चार्ट का फ्लो बन रहा है ना, वो आप फोकस करें, कॉन्सेप्ट को समझे। बाद में एक एक पॉइंट मैं आपके साथ रीड भी करूंगा, तो एक ही चीज के ऊपर अपना कम टाइम में 2-3 बार डिस्कशन होता है। समझा गया? तो जब कोई भी चीज बार बार हम लोग सुनते हैं ना, तो वो चीज नई नई लगती है, इट इज नॉट न्यू, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें, टेक्निकल वर्ड्स याद हो जाएंगे। समझा क्या? ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी आपने क्या करना है, चार्ट को इमेजिन करना है। जब ये पढ़ते हैं ना, तो आपको दिमाग में ऐसा चार्ट दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं। समझा? थर्ड क्या है? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? 3 हेडिंग खत्म। अभी पेन लेंगे हाथ में। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड adequately cover all aspects relevant to financial statements। कैसे उसको इलाबोरेट किया, वो आर्ट आपको समझा गया? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड adequately cover all aspects relevant to, समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग, तो पहले क्या लिखा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट में क्या लिखा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है? कवर ऑफ, जो अपन ने अपने समरी चार्ट में लिखा। समझ में आया? बट आपको एग्जाम में वो आर्ट आपको सीखना है कि कैसे उसको एक्सपांड करने का है। एंड यू मे फील कि सर दिस इज स्टूपिडिटी, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। गॉट इट? नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड, देखो वर्डिंग्स में ही अपन ऐसे लिखा ना, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा, वापस से क्या बोला? इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। हेडिंग देने का मस्त, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर वापस अंदर क्या लिखने का? द ऑडिटर शुड बी कैसा सेटिस्फाइड? ऑडिटर शुड बी कैसा सेटिस्फाइड? क्योंकि हमको पता है हम वही अश्योरेंस ले रहे हैं, तो वी शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड अबाउट व्हाट? कि वो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज व्हाट? रिलायबल एंड सफिशिएंट। आगे बढ़े। द ऑडिटर मेक्स द जजमेंट अबाउट द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, ये ऊपर का जजमेंट। हाउ? बाय स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, प्लस टेस्टिंग करेगा, इंक्वायरी करेगा एंड अदर प्रोसीजर्स। सही है? चार्ट बन गया कॉन्सेप्ट में। अब जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो आपको बुक में का ऐसा याद नहीं रहेगा, बट आपको वो ट्री डायग्राम आपको याद रहेगा। एंड दिस इज हाउ। ऐसे कभी आपके साथ हुआ है क्या कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो पेपर, तो आपको ऐसे याद आ रहा है कि अरे इसका आंसर राइट साइड में कहीं ऐसे टॉप पे है या बॉटम पे? ऐसा हुआ ना? हम क्लास में उसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक्स। मैं आपके दिमाग में वो फोटोज ही बना रहा हूं। मैं जब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, तो माई आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू क्रिएट दोज इमेजेस इन योर माइंड।
तो यू विल नो अभी मेरे को ये लिख रहे हैं, एग्जाम में चार्ट नहीं बना के आना, एग्जाम में उस फ्लो में बस अपने को स्टेटमेंट बना के लिख के आना है. तो यू विल बी लाइक इन एग्जाम, इट इज लाइक कि तुम ऐसा ऊपर देखोगे तुमको वह चार्ट दिखेगा, ऐसा लगा तुम वहां से छाप रहे हो. समझ में आया? अपन इसको बार बार उस चार्ट से जब रिवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चार्ट के इमेजेस एकदम क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे दिमाग में, एकदम छप जाएंगे. समझा? फिर आपको कुछ स्ट्रेस नहीं है. हाउ डू यू थिंक मेरे को इतना सब कुछ याद कैसे है? मेरे दिमाग में पूरे चार्ट्स बने हुए हो. समझा क्या बात को? तो आप 500 पेज में का कोई भी कॉन्सेप्ट किधर का भी पूछ लो, मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि सबके चार्ट्स बने हुए मेरे दिमाग में. आया बात समझ में? यही अपन यहां पे उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे. क्लियर है एकदम? क्योंकि क्या है, ऑडिट में अगर मैं मेमोरी टेक्निक्स देने लग गया ना, बहुत सारे मेमोरी टेक्निक, तो मेमोरी टेक्निक को याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाना पड़ेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? इसीलिए उसको ऐसा पढ़ना है. तो वील हैव अ ब्लेंड ऑफ इट. ठीक है? यस सर. सो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी पता चल गया आपको. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर. अभी क्या क्या है? द ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज वॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज. तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत वाहियात था. ऑडिटर शुड डिसाइड कि आप प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं. ही शुड कीप इन माइंड व्हाट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड. फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया. वेरी गुड. इट इज डन बाय एंश्योरिंग दैट financial statements summarize transactions and events recorded in them therein, and also consider the judgments made by management in preparation of what. So he should ensure what कि all the transactions are what properly summarized and events are also summarized and recorded, and plus वो record करने में you also have to keep in mind what judgment by management. तो वो भी disclose करना है. The management is responsible, ये तो आपको पता है. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है आपको पता है. तो मैनेजमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सिलेक्ट करेगा और वो अप्लाई भी कौन करेगा, और कंसिस्टेंटली किसने करना चाहिए, वही है. तो इसीलिए पहले लिखा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बराबर है. एंड देयरफॉर दे मेक व्हाट मेनी जजमेंट्स. तो ये जजमेंट वाला पॉइंट यहां पे कंटिन्यू होता है. For example, choosing appropriate accounting policy in relation to depreciation or method of valuation of inventory. The auditor should evaluate. अपन ने क्या काम करना चाहिए कि वो बराबर सिलेक्ट करी है ना, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या नहीं, वो देखना है. इवैल्यूएट सिलेक्शन मतलब क्या होता है? अब देखो मैं आपको समझाता हूं. इवैल्यूएट सिलेक्शन मतलब एग्जाम्पल, जैसे AS2 पता है आपको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ऐसा. बट अगर एक्सेप्टेड की अगर बात करें तो कौन सा है? फीफो. बोलो यस और नो. अगर हम लोग डेप्रिसिएशन AS10 की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिफरेंट मेथड्स है, WDV, SLM, ऐसा. बट जब इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स SLM अलाउ नहीं करता है. जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो मैं बता रहा हूं, इनकम टैक्स आपको स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ नहीं करता. इनकम टैक्स बोलता है आपको WDV यूज करना है. तो अपन ने वो इवैल्यूएट करना है कि उनका सिलेक्शन बराबर हुआ या नहीं हुआ. क्योंकि आप समझिए, अगर सिलेक्शन गलत तो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन का क्या अचार डालेंगे क्या? समझा क्या नहीं समझा? तो फर्स्ट अपना फोकस होना चाहिए कि सही आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चुननी चाहिए, फिर देखो कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है या नहीं, तो वो अपने को देखना है. क्लियर है एकदम? एग्जाम्पल नहीं लिखा आप लोगों ने? अब भी जो बोला वो नहीं लिखा. अभी सर बस ना, अभी कितना अभी हो गया ना. हाँ, ऐसा मत करो. ठीक है, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है अपना. बस खत्म हो गया रे, खत्म हो गया. एंड वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर, दिख रहा है कि आपको नीचे लिखा है, वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर इट इज व्हाट कंसिस्टेंटली अप्लाइड ऑन पीरियड टू पीरियड बेसिस. क्लियर है एकदम? सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड. एक बार बिना बुक में देख के, अभी चार्ट को देख के बोलेंगे और फिर बिना देख के बोलेंगे और फिर टाटा बाय बाय बोल देंगे. फिर आप फोर्स भी करोगे तो भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं. नहीं, आप फोर्स मत करो मुझे. नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, ना, थक गया मैं अब. नहीं यार,
नहीं इतना सर, नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा अभी। और अरे फोटोग्राफर बाद में लिखाऊंगा ना, नहीं खींच ले फोटो, खींच ले। स्कोप ऑफ ऑडिट, चलो बोल दो स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार चार्ट देख के बोलना है, बोलिए। कवर ऑल, एकदम सिंपल बोलना है, कवर ऑल एस्पेक्ट्स relevant to financial statements. Information should be reliable and sufficient. Information should be properly disclosed. How to check information is reliable and sufficient? So the information contained in the underlying accounting records and other source data should be reliable and sufficient. उसके बाद क्या करेंगे अपन? Study and assessment of अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, बराबर है कि नहीं? एंड कैरी आउट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर प्रोसीजर्स, करेक्ट है? प्रॉपरली डिस्क्लोज के लिए यू शुड कीप इन माइंड व्हाट? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, बराबर है? नंबर 2, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो जजमेंट के एग्जाम्पल लिख के आने का, डेप्रिसिएशन का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, एटसेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? ही शुड ऑल्सो इवैल्यूएट द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन. सो ही शुड इवैल्यूएट द पॉलिसी चोजन एंड इट्स कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑन पीरियड टू पीरियड बेसिस. करेक्ट है एकदम? एक बार फिर से चार्ट को देख के बोलेंगे. दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना आपको? एकदम एचडी में. वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट. क्वेश्चन क्या था? नहीं तो साला क्वेश्चन नहीं मालूम, आंसर फुल भारी मालूम सर. और आप ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर छोड़ो, आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या करना चाहिए? तो मेरे ऑडिट का स्कोप क्या है? अभी सिर्फ हाइलाइटर्स बोलो. जाने का है ना आप लोगों को? लेट हो रहा है ना? हाँ, तो सिर्फ हाइलाइटर बोलो. क्या करना है? कवर, उसमें की इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल एंड सफिशिएंट एंड प्रॉपरली, बराबर है? अब रिलायबल सफिशिएंट कैसे चेक करेंगे? बाय स्टडिंग अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा. ऑल्सो स्टडी एंड असेस, स्टडी एंड असेस अकाउंटिंग, बोलो स्टडी एंड असेस व्हाट? अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट? इंटरनल कंट्रोल. समझा गया आपको? यस सर. एंड कैरी आउट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर प्रोसीजर्स. लास्ट पॉइंट आ गया. हाँ, प्रॉपरली डिस्क्लोज. तो कैसे चेक करेंगे? कीप इन माइंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. नंबर 2, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज वो आगे लाइन लिखने का, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसीज. वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस. इजी लग रहा है? कल हम लोग, अरे भाई नहीं बोला ये एक से, चोरी गई, कोई बात नहीं. कल जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, एवरीबॉडी, कल हम लोग देखो बात करेंगे कि हमारे स्कोप में क्या बातें नहीं आती है, बराबर है? और फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन. मतलब कल इस बात पे खुलासा होगा कि व्हाई द ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस, क्योंकि हमने बोला ना हम नहीं दे सकते. तो कल आएंगे और उन रीजंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, ऐसी ऑडिट में क्या लिमिटेशंस है. कल हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा. राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर, टाटा. भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी. चलो गाइस, लाइव स्ट्रीमिंग, टाटा, बाय बाय. आप तो आपके घर पे ही हो, आप कहां भाग रहे हो, है ना? चलो, टाटा. अच्छा पढ़े आज आप लोग. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस.